तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक बूढ़ा आदमी ट्रेन ट्रैक पर खड़ा हुआ है जो कि ट्रेन से टकरा जाता है। ये देखकर ली बेहोश हो गया था। जब उसको होश में आता है तो वो एक और ही दुनिया में पहुंचा हुआ था। यूं लग रहा था कि जैसे ये पानी से बनी हुई दुनिया है। वहां का मंजर बहुत ही ज्यादा अजीब था। इतने में वहां लाइटिंग से गुजरता हुआ और पानी पर चलता हुआ एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने डैड थे। उनके हाथ में एक हैमर भी था। वो अपने डैड को देखता है तो हैरान हो जाता है। उसके डैड कहते हैं कि ये तुम्हारी मेमोरी की दुनिया है, इसे तुम स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी कह सकते हो। साथ ही साथ उसके डैड उसको एडवाइस करते हैं कि सिर्फ टैलेंट होना भी अच्छा नहीं होता, तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और तुम्हें सख्त ट्रेनिंग की भी जरूरत है। आगे से ली सैड हो जाता है और कहता है कि मैं आपको मिस करता हूँ और मैं बहुत मेहनत भी करता हूँ। इस बात पर उसके डैड उसके हाथ में एक हैमर पकड़ा देते हैं जो कि एक्चुअली उनका था, और ये पकड़ते ही ली गिर जाता है क्योंकि वो बहुत हैवी था। और फिर उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एकदम से तब्दीलियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। और साथ ही एक आवाज आती है कि मेरी हजारों सालों की मेमोरीज अब तुम्हारे माइंड में जा रही हैं। अब तुम भी मेरे जैसी ग्लोरियस लाइफ का मजा ले सकोगे। और इसके साथ ही फिर सीन चेंज होता है। ली अपने आप को एक और ही दुनिया में देखता है। ऐसा लगता था कि जैसे वो टाइम ट्रेवल कर गया हो। वहां पर उसके इर्द गिर्द बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बॉयज थे जो कि हैमर से प्रैक्टिस किए जा रहे थे और उसके साथ साथ कच्ची फिश भी खाते थे। एक्चुअली इस जगह पर मार्शल आर्ट की स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनिंग की जा रही थी। और वहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा मार्शल आर्ट ट्रेनर भी खड़ा हुआ होता है जो उन पर बहुत सख्ती करता है कि हैमरिंग करो और साथ साथ फिश की स्वैलोइंग भी। उन लोगों ने दिन में 10,000 चोक्स करने थे हैमर के, और उसके साथ साथ 10 बकेट्स उस फिश की भी खानी थी। ली की आत्मा जिसके शरीर में गई थी, ली तो एकदम परेशान खड़ा था कि वो कच्ची फिश कैसे खाए, लेकिन उसका ट्रेनर उस पर बहुत सख्ती करने लगता है। और इससे पहले कि ट्रेनर उसकी ठुकाई लगाता, उसको वो फिश खानी ही पड़ती है। और फिर दिखाते हैं कि ली के माइंड में उसकी ट्रेनिंग होती रहती है और उसकी मेमोरी रिफ्रेश होती है डे वन ऑफ द स्कूल से, जहां पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग उसकी बढ़ती जा रही थी डे टू डे, ईयर टू ईयर। और इन दी एंड वो मेमोरीज में देखता है कि वो पहला इंसान था जिसने अपने कबीले में जिसने ची पावर की ट्रेनिंग की थी। और ली अपनी मेमोरीज में ये भी देखता है कि जिस ये मिंग नाम के इंसान की मेमोरीज वो ले रहा है, वो मार्शल आर्ट की दुनिया के 10 बेस्ट ट्रेनर्स में से था। फिर हमें उसी बूढ़े आदमी को दिखाते हैं जिसे हमने थोड़ी देर पहले ट्रेन ट्रैक पर देखा था। वो बहुत ही सुप्रीम लीडर था और उसके स्टूडेंट्स उसे कह रहे होते हैं कि प्लीज आप टाइम ट्रैवल मत करें। लेकिन वो ओल्ड मैन आगे से कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है, मुझे अपने दिल की आवाज का जवाब देना ही होगा। और उसके बाद वो चलते हुए कुछ सीढ़ियों की तरफ जाते हैं और फिर उसके बाद वो वहां से टाइम ट्रैवल करते हुए गायब हो जाते हैं। और फिर वो टाइम ट्रैवल करके एक्चुअली ली के जमाने में पहुंच चुके थे। यहाँ पर वही ट्रेन ट्रैक था जहां पर हमें उसे थोड़ी देर पहले दिखाया गया था। और फिर से वही सीन आता है जब ली उस ओल्ड मैन को वहां पर देखता है और उनको रोकने की कोशिश करने लगता है। और फिर इसके साथ ही उस बूढ़े आदमी को ट्रेन टक्कर मार देती है। और फिर वो ओल्ड मैन भी ली के साथ साथ उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंचा हुआ होता है। और फिर ली पर जो भी प्रोसेस हो रहा था वो कंप्लीट हो जाता है, वो आजाद होता है और फिर हैमर के साथ उस बूढ़े आदमी की तरफ हमला करता है। वो हट जाता है और एक बहुत बड़ी सी चट्टान टूटने लगती है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये छोटा सा बच्चा ली इतना पावरफुल होगा। और फिर वो बूढ़ा आदमी ये सोचता हुआ वहां से गायब हो जाता है कि फिर कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आऊंगा और अपनी प्लानिंग पूरी करूंगा। उसके बाद ली की आंख खुलती है उसकी अपनी ही लैब में। उसे लगा था कि उसने जो भी देखा वो बस एक सपना था। वहां पर ली के साथ उसका एक क्यूट सा बर्ड रोबोट भी था जिसका नाम उसने लिटिल ब्लैक रखा हुआ था। इस सपने के बाद ली का सर चकराने लगता है। उसे कुछ अजीब अजीब सा फील हो रहा था। उसे अपने कमरे की बहुत सी माइनर डिटेल्स भी महसूस हो रही थीं। उसके सिंक में ड्रॉप्स गिर रहे थे। उसके घर में कौन सी मक्खी घूम रही थी, एक छोटी छोटी डिटेल उसे पता थी। वो इस सब पर गौर करता हूँ उससे पहले ही उसे शियाओ शोए का मैसेज आता है कि तुमने आज मेरा इक्विपमेंट मुझे वापस करना है। ये सुनते ही वो फौरन से अपनी तवज्जो अपने काम की तरफ कर लेता है और वही बॉल ढूंढने लगता है जिसको उसने कल उसे फिक्स करने का वादा किया था। वो बहुत खुश था क्योंकि उसे तकरीबन 1 लाख मिलने वाला था।
वो लिटिल ब्लैक से कहता है कि चलो जल्दी से टाइमर ऑन करो, सिर्फ 1 घंटा चाहिए मुझे ये सब फिक्स करने के लिए। और फिर उसके बाद वो उसी एडवांस्ड बॉल टाइप के इक्विपमेंट को अपने सामने रखता है, उसे खोलता है, अच्छे से ऑब्जर्व करता है। उसे उसके सारे टाइनी पार्ट्स की एक एक डिटेल्स समझ में आ रही थी। वो सोचता है कि इसे किस तरह से फिक्स किया जाए। कुछ स्पेयर पार्ट्स उसके पास थे, वो उनके थ्रू उसको फिक्स करता है, हर तरह की उसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। वो बहुत तेजी से काम कर रहा था, आज उसकी कंसंट्रेशन पहले से बहुत ज्यादा थी। वो खुद भी ये बात को नोटिस करता है और जब वो टाइम देखता है तो उसने 10 मिनट पहले ही ये काम ओवर कर लिया था। वो हैरान था कि आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा है। अब वो शिया शोए को वही इक्विपमेंट वापस करने के लिए जाता है। वो उस टाइम पर एक होटल में थी, वो भी उसी रेस्टोरेंट में चला जाता है। वहां पर 5 स्टार टाइप का बुफे था जिसमें कोई हजारों डिशेस पड़ी हुई थी और उनकी खुशबू वो ली को बहुत ज्यादा भूख लगा रही थी। वो वहां पर फिर रहा होता है, सोचता है कि अमीरों की लाइफ कितनी जबरदस्त होती है। इतने में वहां पर शिया शोए की मेड उसके पास आ जाती है और कहती है कि वही बॉल उसे वापस चाहिए। ली उसको वो बॉल दे देता है और उसके बाद वो मेड उसे शिया शोए का कार्ड देती है जिसके थ्रू उसकी पेमेंट हो गई थी। अब 1 लाख मिलने पर वो बहुत खुश था, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी उसे तब होती है जब वही मेड उसे कहती है कि शिया शोए की तरफ से थैंक्स के तौर पर यहाँ पर ये बुफे तुम्हारे लिए फ्री है, तुम जो मर्जी खाओ खा सकते हो। अब ली को तो इतनी भूख भी लगी हुई थी और इतनी मजेदार डिशेस, ये सब देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो फौरन से डिशेस पे डिशेस खाली करना स्टार्ट कर देता है। उसे अमीरों के बीच खाने के एटिकेट्स भी नहीं थे। वहां से जो लोग भी गुजर रहे थे वो हैरान होकर उसे देख के जा रहे थे कि ये कैसे भूखों की तरह से खा रहा है। लेकिन ली को कोई भी एम्बेरसमेंट नहीं हो रही थी क्योंकि उसकी तवज्जो सिर्फ खाने पर थी। उसी होटल की बैल्कनी में उस टाइम पर शाओ शोए खड़ी हुई होती है और उसके पास ही आता है। उससे कहता है कि बेहतर होगा कि तुम उस लड़के ली से दूर ही रहो, मिडिल क्लास के लोग हमारे काम के नहीं होते। लेकिन शाओ शोए उसकी बातों पर कोई भी तवज्जो नहीं देती और कहती है कि जो भी मैंने करना है मैं अच्छे से जानती हूँ, मुझे तुम्हारी एडवाइसेस की कोई जरूरत नहीं। और इतने में वो मेड भी पहुंच जाती है और शाओ शोए को वही इक्विपमेंट देती है जो ली ने उसे दिया था। अब ली का नाम सुनते ही का मूड खराब हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आ गया था और श्याओ भी उसके पास से चली जाती है। अब उसके बाद उसका एक फ्रेंड उसके पास आता है जिसने ये सारा सीन देखा था। वो उससे कहता है कि इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं होता, तुम ली को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो। इन दी एंड श्याओ शोए ने तुम्हारे पास ही आना है, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि इस शहर के सारे लड़कों में से ही से बेहतर चॉइस उनके पास हो ही नहीं सकती। उस फ्रेंड का नाम जैंग था, आज उसकी बर्थडे थी और ये उसी की बर्थडे पार्टी थी। अब वो ही का मूड ठीक करने के लिए उसे नीचे लेकर जाता है। अब जैसे ही वो दोनों नीचे जाते हैं उसी बुफे में जहां पर ली खड़ा मजे से खाना खाए जा रहा था, ही की नजर भी ली पर पड़ जाती है और वो तो पहले ही गरीब लोगों को कीड़ों मकोड़ों से ऊपर समझता ही नहीं था। उसे फौरन से गुस्सा आ जाता है। वो उसे बुलाता है तो ली आगे से कहता है कि यहाँ का खाना तो बहुत टेस्टी है, क्यों ना तुम भी मुझे मेरे साथ ज्वाइन करो। आगे से ही उसकी इंसल्ट करने लगता है तो वो आगे से कहता है कि श्योर शो ने मुझे खुद यहाँ इनवाइट किया है, मैं बिन बुलाए नहीं आया। अब ये सुनकर तो ही का पारा बहुत हाई हो जाता है। वो अपनी पूरी पावर इकट्ठी करता है और उसको एक पंच देने ही वाला होता था, लेकिन ली अब पहले जैसा नहीं रहा। वो ना सिर्फ उसके अटैक को स्किप कर देता है बल्कि उसके मुंह में एक लेग पीस भी ठोंस देता है और अब वो उड़ता हुआ कहीं दूर जा और अपने सर पर क्रैब गिराए उसका ये हाल होता है। अब सारों के सामने उसकी इतनी इंसल्ट हो गई थी जबकि ली हैरान था कि वो इतना स्ट्रांग कैसे हो गया है। और इसके साथ ही ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।